हॉरर स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर हमारी दूसरी कहानियाँ ज़रूर देखें और सुनें। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप का नंबर है और इंस्टाग्राम का लिंक है। अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहता है तो उस लिंक पर क्लिक करके हमें अपनी कहानियाँ भेज सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारी कहानियों की ओर। दोस्तों, हमारी आज की एक कहानी वीरेन की है। तो चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। वीरेन अपनी फैमिली के साथ घूमने के लिए बाहर गया हुआ था। जब वीरेन अपनी फैमिली के साथ घूमने के लिए गया हुआ था, उस समय ठंड का मौसम चल रहा था। वीरेन की फैमिली में वो, उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे, ये दोनों ही जिस जगह पर रहते थे वहां से कुछ ही दूरी पर लगभग 150 किलोमीटर के आसपास किसी गांव में गए हुए थे। उस गांव के बाहर साइड पर एक बहुत अच्छा सा रिसोर्ट था। ये लोगों को जब उस रिसोर्ट के बारे में पता चला तो इन लोगों ने कहा कि क्यों ना उसी रिसोर्ट पर 2 दिन के लिए जाकर घूम कर आते हैं। जब ये लोग उस रिसोर्ट पर पहुंचे तब वहां जाने के बाद इनकी खुशियां दुगनी हो गई। उसके पीछे का कारण ये था कि रिसोर्ट पर कोई भी गेस्ट नहीं थे। वीरेन जब वहां रिसेप्शन पर पूछा कि यहाँ पर हमारे अलावा कोई भी दूसरे गेस्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं, तब रिसेप्शन पर बैठा हुआ आदमी वो कहने लगा कि ये गांव साइड में रिसोर्ट पड़ता है, इस वजह से यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं। फिर जब वीरेन ने रजिस्टर खोलकर अपना नाम लिखना शुरू किया तो उसने देखा कि लास्ट बुकिंग हुए लगभग 1.5 से 2 महीना हो चुका है और वो बुकिंग भी कुछ अजीब सी दिख रही थी। मेरे कहने का मतलब है कि जिसने भी वो नाम लिखा हुआ था वो काफ़ी अजीब सा दिख रहा था। वीरेन ने कहा कि ये रजिस्टर का पहला ही पेज पर मैं अपनी बुकिंग कर रहा हूँ, यानी नाम लिख रहा हूँ। हमारे से पहले क्या एक ही गेस्ट आए हुए थे? वो आदमी वीरेन को देखकर कहने लगा कि ये रिसोर्ट अभी कुछ ही समय हुआ है ओपन हुआ है। पहले यहाँ पर रिसोर्ट नहीं था, इसे रिसोर्ट बनाया गया। वीरेन ने उससे ज़्यादा बात नहीं की, रूम की कीज़ ले ली और रूम में अपनी वाइफ और अपने बच्चों के साथ चला गया। जब वीरेन ने चेक इन किया था तब रात के कुछ 9:30 बज चुके थे, क्योंकि वीरेन फ्राइडे के दिन ऑफिस का काम ख़त्म करके अपने घर जाकर फिर अपनी फैमिली के साथ वहाँ से निकला था, इसीलिए उसे पहुँचने में काफ़ी समय हो गया था। वीरेन ने ऊपर जाने के बाद सोचा कि खाना ऑर्डर कर देते हैं। वीरेन ने जब खाना ऑर्डर करने के लिए रिसेप्शन पर फ़ोन किया तो उन लोगों ने कहा कि सर, अभी आपको खाना नहीं मिल सकता है। हमारा किचन 8 बजे के आसपास ही बंद हो जाता है और वैसे भी यहाँ पर गेस्ट नहीं होते हैं, इस वजह से हम किचन जल्दी ही बंद कर देते हैं। वीरेन ने कहा, यहाँ आसपास कहीं कुछ खाने को मिलेगा? तब रिसेप्शन पर बैठा हुआ आदमी कहने लगा कि हाँ, थोड़ी दूरी पर आपको रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। वीरेन ने अपनी फैमिली से कहा कि एक काम करो, सभी लोग चलो, हम जाकर खाना खाकर आते हैं। लेकिन सफ़र की वजह से लोग बहुत थक गए थे, तो उसकी फैमिली में सभी लोगों ने कहा कि आप जाकर खाना लेकर आओ, हम यहीं पर रुकते हैं, क्योंकि हमें बहुत नींद आ रही है, काफ़ी थक चुके थे। वीरेन अकेला ही नीचे उतरा। उस रिसेप्शन पर बैठे हुए आदमी से उस रेस्टोरेंट का उसने पता पूछा। आदमी ने उसे पता दिया। जब वीरेन खाना लेकर लौटा तब लगभग उसे पौना घंटा हो चुका था। उसने देखा कि रिसोर्ट की लाइट्स बंद हो चुकी थी। वीरेन को लगा शायद कोई है नहीं, इस वजह से इन लोगों ने लाइट्स को बंद करके रखा हुआ है। वीरेन अंदर घुसकर जब अपने रूम में गया तो उसने देखा कि रूम में भी लाइट्स नहीं थी। उसकी जो पत्नी थी वो ज़मीन पर लेटी हुई थी, या यूं कहिए कि बेहोश थी, और वीरेन के दोनों बच्चे वो बेड के नीचे घबराए हुए डर से कांप रहे थे। वीरेन ने जब उन लोगों को देखा तो वो दंग रह गया। वो कहने लगा कि क्या हुआ था यहाँ पर? बच्चे कुछ बोल पाते डर की वजह से कि वीरेन ने अपनी पत्नी को देखा। वो तुरंत जाकर अपनी पत्नी को
होश में लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी पत्नी बिल्कुल भी उठ नहीं रही थी। वीरेन ने फिर उसके चेहरे पर पानी मारा, जिस वजह से उसकी पत्नी को होश आया। वो घबराते हुए उठी और वीरेन को देखकर रोने लगी। वीरेन ने उससे कहा कि क्या हुआ, क्या बात हुई थी यहाँ पर। उसकी पत्नी ने कहा कि आपके जाने के बाद यहाँ पर मेरे बेटे को नीचे पानी की बोतल लाने के लिए मैंने भेजी। जब वो रिसेप्शन पर गया तो देखा कि वहाँ पर कोई नहीं था, और रिसेप्शन के पीछे जो एक कमरा था, उस कमरे में उसने किसी काली परछाई को देखा। मैंने कहा, तो वो परछाई से इतना डरने की क्या ज़रूरत थी। फिर उसने आगे की बात बताई कि जब मेरा बेटा रूम में पानी की बोतल के बिना आया तो मैं उसे चिल्लाने लगी कि पानी नहीं लेके आया तो। फिर मेरी नज़र उसके पीछे पड़ी तो मैंने देखी कि वहाँ एक काली परछाई थी। वो काली परछाई भी मेरे बेटे के साथ रूम के अंदर आ चुकी थी, और वो परछाई दीवार पर चलती हुई बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी। उसके बाद मैंने देखा कि वो काली परछाई रूम के चारों ओर दीवार पर ही चक्कर काट रही थी, और फिर खिड़की को तोड़कर वो बाहर निकल गई। वीरेन ने जैसे ये बात सुना तो उसने तुरंत अपनी नज़र खिड़की की तरफ दौड़ाया। पाया कि खिड़की सचमुच टूटी हुई थी। वीरेन को बहुत गुस्सा आ रहा था, और जल्दी जल्दी में, क्योंकि रिसोर्ट की लाइट्स नहीं थी, इस वजह से उसने नीचे रिसेप्शन पर किसी को देखना ही भूल गया। मेरा मतलब है कि कोई रिसेप्शन पर बैठा है या नहीं, ये चीज़ उसने नोटिस ही नहीं किया। वीरेन जल्दी से नीचे गया। नीचे जाने के बाद उसने रिसेप्शन पर देखा तो पाया कि वहाँ पर सच में कोई नहीं था, और फिर एकदम से रिसोर्ट की लाइट्स अपने आप आई। वीरेन ने आस-पास देखा तो दूर से एक आदमी चलता हुआ दिखाई दिया, जो कि वही रिसेप्शन पर बैठा हुआ आदमी था। वीरेन ने कहा कि लाइट्स आपने क्यों बंद कर दी थी। वो कहने लगा कि साहब, यहाँ पर लाइट का बहुत दिक्कत होता है, मैंने बंद नहीं की थी, लाइट्स चले गई थी, इस वजह से मैं जनरेटर ऑन करने गया था। फिर वीरेन ने उसको सारी बात बताई। वो कहने लगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप लोगों का वहम है, आप लोग काफ़ी ज़्यादा थक के आए हो, इस वजह से आप लोगों को ऐसा कुछ दिखा होगा या महसूस हुआ होगा, घबराने की कोई बात नहीं। वीरेन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था और वो रिसोर्ट को उसी समय छोड़ना चाहता था, लेकिन उस रिसेप्शन पर बैठे हुए आदमी की बात सुनकर वीरेन को भी कहीं मन में ऐसा लगा कि हो सकता है मैं नहीं था, लाइट्स नहीं थी, इस वजह से मेरी पत्नी और मेरे बच्चे दोनों ही डर गए होंगे। फिर वीरेन ने उन तीनों को ही समझाया। वो कहने लगा, अब घबराने की कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ और लाइट्स भी है। लेकिन उसकी पत्नी बार बार एक ही बात कह रही थी कि ये जो कांच फूटी है और जो खिड़की टूटी है, ये उसी परछाई की वजह से। उसने उन्हें समझाया और दिलासा दिया। वीरेन की बात सुनकर सभी लोग शांत हो गए। सब लोगों ने खाना खाया और फिर अपने अपनी जगह पर लेट गए, सोने चले गए। थोड़ी देर के बाद उस रिसोर्ट की खिड़की के बाहर से किसी की आवाज़ आने लगी। ऐसा लगा जैसा कि बैक साइड में कोई रो रहा है। दरअसल वो खिड़कियां जो थी वो रिसोर्ट के बैक साइड में खुलती थी, और वहाँ पर कुछ भी नहीं था। वीरेन ने उठकर देखने का सोचा। फिर वो उठा और जैसे ही उस खिड़की के करीब जाने लगा तो वीरेन की वाइफ ने उसका हाथ पकड़ ली और वो उसे इशारा करने लगी कि वहाँ मत जाओ, खतरा हो सकता है। वीरेन ने कहा, अरे घबराने की कोई बात नहीं, मुझे देखने तो दो। जब वीरेन ने वहाँ पर जाकर देखा तो उसने पाया कि एक आदमी है और उसके साथ एक बच्चा है, और वो दोनों ही कोने में बैठकर एक पेड़ के पास रो रहे हैं। सन्नाटे की वजह से उनकी आवाज़ बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। वीरेन ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं नीचे जाकर अभी देख कर आता हूँ। वीरेन जब नीचे उतरा तो उसने देखा कि रिसेप्शन पर जो बंदा बैठा था अब वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था, बल्कि रिसेप्शन ऐसा लग रहा था जैसा कि कई साल से वहाँ पर कोई नहीं आया हो। धूल मिट्टी दिखाई दे रही थी, टूटा फूटा टेबल, और एक अजीब सी चीज़ थी। वो ये थी कि जिस आदमी को उसने रिसेप्शन पर बैठे हुए देखा था, वहीं पीछे उसकी फ़ोटो टंगी थी और उस पर हार टंगा हुआ था। वीरेन
ये देखकर समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। वो तुरंत ऊपर गया, अपनी पत्नी और अपने बच्चों को लिया और सबको लेकर जल्दी से गाड़ी में बिठाकर वहां से वो निकल गया। ये दोस्तों कहानी मैंने एक वेबसाइट से ली थी और मुझे अच्छी लगी, इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अब बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी प्रदीप की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम प्रदीप है। ये घटना हमारे साथ लॉकडाउन में घटी थी। बात कुछ ऐसी थी कि जब लॉकडाउन लगा था तब घर में काफ़ी लोग परेशान थे। मेरे घर में ही क्या, पूरी दुनिया में ही लोग परेशान थे। लेकिन जो मेरे दादाजी थे उन्हें भी कोरोना हो चुका था और इस वजह से उन्हें क्वारंटाइन किया गया था। हम लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और काम भी नहीं था किसी के पास, तो इस वजह से फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा डाउन हो गए थे। हम शुरू के कुछ दिन तो सरवाइव कर लिए थे, लेकिन उसके बाद में पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तभी मुझे पता चला कि जहाँ पर हम लोग रहते हैं वहाँ से कुछ दूरी पर, मैं वैसे तो नागपुर के पास में एक जगह है वहाँ का रहने वाला हूँ, तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि जब हमें पता चला कि वहाँ से कुछ दूरी पर फूड पैकेजिंग का जॉब मिल रहा है, वहाँ पर काम करने से दिन का 300 से 400 रुपया मिलता था, तो मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मैं वहाँ पर जाकर कुछ दिन काम कर लेता हूँ, घर में कुछ पैसे आएंगे। इस वजह से मैं उस काम पर लग गया। वहाँ जॉब पे से हम लोग रात में 2:30 या 3 बजे के आसपास छूटते थे। जब मैं वहाँ पर पहले दिन काम पर गया तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी, लेकिन अब घर में पैसा भी चाहिए था और वो लोग रात का खाना भी वहीं पर खिलाते थे। शुरू में 2-3 दिन तो सब कुछ ठीक था। मैं एक अकेला ऐसा लड़का था जो अपने घर से वहाँ तक इतना दूर जाता था, यानी मेरे आसपास जहाँ पर मैं रहता था कोई भी वहाँ पर काम नहीं करता था। वहाँ से जब लोग छूटते थे तो जो भी लोग एक जगह पर रहते थे वो सब एक साथ होकर जाते थे, लेकिन मुझे अकेला ही आना पड़ता था। कुछ रास्ते तक वहाँ से निकलने के बाद मेरे साथ 2-3 लड़के भी होते थे। उसके बाद मैं अपने घर पर अकेला ही आता था। ऐसे ही कई दिन तक के चलता रहा और फिर एक रात ऐसी आई जब मैं काम पर से छूटा और अपने घर की ओर आने के लिए बढ़ ही रहा था। तभी रास्ते में मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसा कि मेरे साथ साथ कोई चल रहा है। उसे देख नहीं पा रहा था, लेकिन उसके कदमों की आहट बिल्कुल साफ सुन पा रहा था। एक तो लॉकडाउन की वजह से वैसे ही हर जगह सन्नाटा पसरा हुआ रहता था और रात के समय तो कुछ नहीं। मैं अपने घर पर जब आता था तो शॉर्टकट मारते हुए आता था। वो रास्ता कुछ जंगली झाड़ियों से घिरा हुआ था। ऐसा नहीं कि वहाँ पर लोग आते जाते नहीं थे, वहाँ से भी लोग आते जाते थे। जब मैं वहाँ से आ रहा था तब मैंने रास्ते में कुछ सड़ा हुआ मांस देखा। ऐसा लग रहा था देखने में कि कोई जंगली जानवर है जो मर के शायद 6-7 दिन हो चुके हैं और उसकी लाश सड़ चुकी है। जब मैंने उसे देखा तो मुझे समझ में आ गया कि बदबू भी उसी में से आ रही है, लेकिन जो कदमों की आहट मैं सुन रहा था वो मेरे साथ अब भी चल रही थी। जैसे ही मैं उस लाश को क्रॉस किया वैसे ही वो कदमों की आहट सुनाई देना एकदम से बंद हो गई, जैसा मानो अब जो कोई भी मेरे साथ चल रहा था शायद वो रुक गया था। मुझे एक बार को यही लगा कि ये मेरा वहम होगा या मेरा भ्रम होगा जो मुझे ऐसा कुछ सुनाई दे रहा था। ऐसा सच में कुछ नहीं हो सकता। मैं फिर जल्दी जल्दी अपने घर की ओर आगे बढ़ने लगा, लेकिन वो जो बदबू आ रही थी उस मरे हुए जानवर की, वो अब भी मुझे आ रही थी। मैं ये सोचने लगा कि वो जानवर तो काफी पीछे जा चुका है, फिर ये बदबू अब भी क्यों मुझे आ रही है। मैं इसीलिए वहीं खड़े होकर पीछे मुड़कर देखा। जब मैंने देखा तो मैंने पाया कि वो जानवर मेरे से लगभग 10 कदम की दूरी पर था। मुझे ये देखकर बहुत अजीब सा डर लगने लगा कि ये तो वहां पर मरा हुआ था, ये इतना दूर तक कैसे आ सकता है। मैंने ना आओ देखा ना ताओ, जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ कदम आगे बढ़ाने लगा तो मैंने देखा कि वो जो जानवर की लाश थी वो घसीटते हुए मेरे पीछे पीछे आ रही थी।
ऐसा लग रहा था कि किसी ने रस्सी से उसको मुझसे बांध दिया है कि मैं जैसा जैसा आगे जाता हूँ वैसा वैसा वो लाश भी मेरे पीछे पीछे घसीटती हुई आ रही थी। मैं इस बात से काफी ज्यादा डरा हुआ और घबराया हुआ था। कुछ दूर आगे जाने के बाद जब मैं रुका तो वो जानवर की लाश भी वहीं पर रुक गई। उसके बाद मैंने वहीं पर खड़े होकर चिल्लाया, कौन है जो ये सब कर रहा है और मुझसे क्या चाहता है? मैं हालांकि डरा हुआ भी था और मुझे कहीं हद तक तो रोना भी आ रहा था। और फिर मैंने देखा कि वो सड़ी हुई लाश हवा में उड़ी और एकदम से जोर की आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ी। वो देखकर तो मेरे पैर डर की वजह से कांपने लगे। मैं जल्दी जल्दी वहां से अब भागने लगा। मैं जैसे ही भागा मैंने देखा कि वही सड़ी हुई लाश हवा में उड़ते हुए मेरे पीछे आ रही है, या हो सकता है कि वो उड़ते हुए मेरा पीछा कर रही थी। मैं इस बात से बहुत ज्यादा डर गया था। मैं जल्दी जल्दी अपने घर पर भागकर पहुंच जाना चाहता था कि फिर अगले ही 2 मिनट में वो जो जानवर की लाश थी वो मेरे ऊपर आकर गिरी। वो इतनी ज़्यादा हैवी थी और बदबूनाक थी कि मैं वहाँ पर से उठ नहीं पा रहा था उसे हटाकर, और उस बदबू से मेरा सर घूम रहा था, मुझे चक्कर आ रही थी। मैं बहुत मुश्किल से उसको अपने ऊपर से हटाया। उसका जो सड़ा हुआ खून था और जो कुछ भी सब गंदा था वो सब मेरे शरीर पर लग चुका था। मेरे कपड़े भी मैले हो चुके थे। उसकी बदबू मैं बिल्कुल नहीं ले पा रहा था, इसीलिए मैंने अपना शर्ट भी उतार कर वहीं फेंक दिया और वहां से तेज गति से भागकर अपने घर पर आने लगा। थोड़ी दूरी पर पहुंचने के बाद जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वो जानवर कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अब भी वो जो बदबू थी वो बिल्कुल साफ मुझे आ रही थी। मैं इस बात से और ज्यादा परेशान था। मन ही मन सोच रहा था कि अब कुछ भी हो जाए, कल से इस जगह पर काम के लिए मैं कभी नहीं आऊँगा। मैं जल्दी जल्दी अपने घर पर भाग गया। और वो कहते हैं ना कि अगर ऊपर वाला किसे बचाना चाहे तो उसे कोई मार नहीं सकता। मैं अपने घर पर पहुंचा तो मेरी मम्मी और मेरे पिताजी ये दोनों ही देखकर मुझे दंग रह गए, क्योंकि मेरे शरीर पर खून लगा हुआ था और वो बदबू उन्हें भी बहुत गंदी लग रही थी। उन्होंने कहा कि क्या हुआ तुझे? मैं पसीने में नहा चुका था डर की वजह से और शर्ट भी नहीं था। उन्हें ऐसा लगा कि रास्ते में किसी के साथ मेरा झगड़ा हो गया और हमारी मारामारी की वजह से उसका खून मुझे लग गया। मैंने कहा कि सब बात बाद में बताऊंगा, पहले जाकर मुझे नहाने दो। वो घर में पूरी बदबू हर जगह फैली हुई थी। मैं जल्दी जल्दी जाकर नहाया और बाहर आकर मेरी मम्मी पापा को सारी बात बताई। उन्हें मेरी बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। पापा कह रहे थे कि इसने जरूर बाहर किसी से लड़ाई किया है और घर पर आकर झूठी कहानी सुना रहा है। मैं उन्हें कैसे विश्वास दिलाता कि जो भी मैं कह रहा हूँ वो सब सच है। मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी, मैं आपकी कसम खाकर कहता हूँ, मैंने जो भी देखा या जो भी मेरे साथ हुआ वो सब कुछ बिल्कुल सच बताया। मेरी मम्मी इस बात को मान गई थी। अगले दिन जब सुबह हुई तो मम्मी ने हमारे जो पड़ोस में एक आंटी रहती है उन्हें ये सारी बात बताई। उनके जो हस्बैंड थे वो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल थे और उन्हें इस सब के बारे में पता होता था, क्योंकि वो काले जादू का तोड़ करना जानते थे। तो जब मम्मी ने उन्हें ये सब बात बताई तो उनके हस्बैंड ने कहा कि वो एक बुरी आत्मा थी। कुछ आत्माएं ऐसी होती है जो सिर्फ लोगों को अपना प्रेजेंस फील करवाना चाहती है और इसी वजह से उसने तुझे परेशान किया। हो सकता है कि वो तुझे काफी दिनों से उसी रास्ते से गुजरता हुआ देख रही होगी और वो नहीं चाहती कि तू उसी रास्ते से दोबारा गुजरे। इस वजह से उसने तुझे परेशान करके डराया। उनका ये भी कहना था कि कुछ आत्माएं तो इतनी खूंखार होती है कि वो किसी भी इंसान को जान से मार देती है। अगर उसे ऐसा लगता है कि ये आदमी मेरे रास्ते में आ रहा है तो बस वो तो शुक्र मना कि उसने तुझे जान से नहीं मारा। जिस भी रास्ते से तू आता है दोबारा उस रास्ते से नहीं आना। मैं मन में सोचा कि दोबारा उस रास्ते से तो तब आऊंगा जब मैं उस काम पर दोबारा जाऊंगा। मैंने वही दिन उस काम को छोड़ दिया और फिर वहां पर काम के लिए कभी नहीं गया। उसके बाद मैं अपने आसपास में ही छोटा मोटा काम कर लेता था।
तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी अकील की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अकील है। आज जो घटना मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये 1980 की घटना है। और इस घटना के बारे में मेरे पिताजी से हम लोग सुनते थे। घटना पर आते हैं। घटना कुछ ऐसी थी कि 1980 में जो मेरे दादाजी थे वो उसी गांव में रहा करते थे, और मेरे पिताजी की तो एज काफ़ी कम थी। मेरे जो पिताजी है वो हम लोगों को बताते हैं कि गांव में एक कब्रिस्तान हुआ करता था। आज वो कब्रिस्तान पता नहीं कहीं गायब हो गया है, यानी अब लोगों को उसके बारे में कुछ नहीं पता। हो सकता है कि कोई स्कूल या हॉस्पिटल उस पर बन गया हो, या फिर उस कब्रिस्तान को तोड़कर वहां पर प्लेग्राउंड बन गया हो। लेकिन जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा डरावनी और दिल दहला देने वाली है। घटना कुछ ऐसी है कि वहाँ पर जो कब्रिस्तान होता था, वहाँ पर जो कब्र खोदा करता था, जिसे गोर खोदू बोलते हैं, वो आदमी वहीं का चौकीदार भी था। यानी कि वो कब्र खोदने का भी काम करता था और उस कब्रिस्तान का ध्यान भी रखता था। दोनों काम वो एक ही आदमी करता था, जिसकी उम्र लगभग 55 से 60 के बीच की होगी। दादाजी बताते हैं कि जब वो कब्रिस्तान में एक रात में बैठा हुआ था, तब उसने देखा कि कुछ लोग किसी को दफनाने के लिए वहां पर आए हुए थे। और रोजाना फिर उसी गांव में वो गोरखोदू को कोई सुबह में जाकर बोलता कि एक आदमी मरा है, उसके लिए कब्र खोदनी है। वो दोपहर तक कब्र खोदता, लेकिन जो दफनाने के लिए लोग आते थे, यानी कि उस लाश को कब्र में डालने के लिए जो लोग आते थे, वो रात में 12 बजे के बाद ही आते थे। और ऐसा ही लगभग 8 दिन तक चला। वो जो गोर खोदू था, अब वो भी इस बात से परेशान था कि ऐसे कैसे हो सकता है, रोजाना कोई ना कोई मर रहा है और मुझे रोज सुबह में कोई आकर बोलता है और रात में 12 बजे के बाद उसे लेकर आते हैं। इस बात से वो काफी ज्यादा परेशान था। उसने अपने करीबी जान पहचान वाले को ये बात बताई। वो भी सुनकर बोला कि हो सकता है कि कोई ना कोई मर रहा होगा। वो गोर खोदू बोलने लगा कि गांव में आबादी तो कम है, और अगर रोजाना कोई ना कोई मर रहा है, हो सकता है कि कोई बीमारी फैल गई हो इनमें। उस आदमी ने कहा कि इस पर इतना ध्यान मत दे, लेकिन वो जानता था कि कुछ तो गड़बड़ी है। इसीलिए उसने अगली रात में एक प्लान बनाया। प्लान कुछ ऐसा था कि जब रात में वो लोग किसी को दफनाने के लिए आएंगे, तब वो भी उनके साथ में ही खड़ा होकर देखेगा। और जब वो ऐसा करने लगा, तो वो लोगों में से एक आदमी उसे कहने लगा कि जाकर तुम गेट पर बैठो, हम इसे दफना देंगे। लेकिन वो कहने लगा कि मैं भी यहीं पर रुकूंगा और आप लोगों के जाने के बाद कब्र को बराबर से ठीक कर दूंगा। उसने कहा नहीं, तुम दूर चले जाओ। वो वहीं पर खड़ा रहा। उसके बाद में जब आदमी ने गुस्से से उससे कहा कि दूर जाओ, तब वो थोड़ी दूरी पर चला गया, लेकिन उसकी नजरें वहीं पर थी। उसने देखा कि वो लोग उस लाश को उठाकर जब कब्र में डाल रहे थे, तो उसने देखा कि उन लोगों के हाथ लंबे ही होते जा रहे थे, यानी कि उस कब्र के ऊपर खड़े होकर कब्र का जो गड्ढा होता है वहां तक उनके हाथ नीचे तक जा रहे थे, और वो लोग लाश को वैसे ही उठाकर वहां तक डाल रहे थे। ये बात से वो काफी ज्यादा घबरा गया और डर गया कि ये मैं क्या देख रहा हूँ। उसने अगले दिन जो उसका करीबी रिश्तेदार था उसे जाकर ये बात बताई। उसने कहा कि हो ना हो वो सब जिन्नात ही होंगे, और उसका ये भी कहना था कि मैंने उस रात में देखा कि कब्रिस्तान से निकलकर कुछ दूर तक तो ये लोग जाते हुए नजर आते हैं, लेकिन उसके बाद ये सब के सब कहीं गायब हो जाते हैं। जब इस बारे में और लोगों से पूछा गया, तो जो एक उस समय पर मौलाना साहब थे, उन्होंने बताया कि जिन्नात इस दुनिया में काफ़ी ज़्यादा है। इस वजह से कहीं पे भी कोई भी मरता है तो ये लोग उसकी भी लाश को यहीं पर लाकर दफनाते हैं, और ये लोग इंसानी शक्ल में आते हैं। इस वजह से इनको पहचानना नामुमकिन होता है। जैसे ही उस गोरखोदू को ये सारी बातें पता चली, उसने उसी समय उस काम को छोड़ दिया और वहाँ से निकल गया।
फिर मौलाना साहब ने गांव वालों से मिलकर ये बात बताई कि उस कब्रिस्तान में अब मुर्दों को दफनाना छोड़ दिया जाए और आप लोग जो है वो कहीं और जगह लेकर या ज़मीन लेकर वहाँ पर कब्रिस्तान बना लो और वहाँ पर अपने जो मुर्दे होते हैं या लाश होती है उन्हें वहाँ पर दफनाना। उसके बाद में उस कब्रिस्तान को चारों तरफ से अच्छी तरह से एक बाउंड्री वॉल से घेर दिया गया और उसमें किसी भी लाश को दफनाना हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। उसके बाद उस कब्रिस्तान का क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। फिर दादाजी के बाद मेरे पिताजी और हम सभी लोग वहाँ से छोड़कर शहर आ गए और वैसे ही गांव के लोगों ने भी धीरे धीरे वहाँ से माइग्रेट करना शुरू किया क्योंकि लोग अब बहुत ज़्यादा डरते थे। अब जब हम गांव जाते हैं और उस कब्रिस्तान के बारे में पूछते हैं तो किसी को भी नहीं पता। लोग बोलते हैं कि आज से 50 साल पुरानी बात है तो कौन जानता है कि क्या हुआ था क्या नहीं। दोस्तों, मैं नहीं जानता कि इस घटना में कितनी सच्चाई थी, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर वो सारी चीज़ एक आम आदमी अपनी आंखों से देख लेता तो शायद उसका बचना नामुमकिन होता। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। हमारी जो अगली कहानी है ये हमें अनय ने भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम अनय है और मैं अपने साथ घटी एक सच्ची घटना आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। मैंने पहले भी इस चैनल पर कई सारी कहानियाँ भेजी है। ये बात आज से कुछ समय पहले की है। दिसंबर का महीना था। मेरे स्कूल में एक मेला हर साल दिसंबर के समय में ही लगता है। इस बार भी कुछ वैसा ही था। मैं आर्ट क्लब के प्रेसिडेंट के पद पर हूँ और उस पद पर होने की वजह से मेले का जो ज़्यादा काम था वो हमें सौंपा गया था। मैं उसमें बहुत ज़्यादा बिजी भी था। मुझे 11-12 बजे तक स्कूल में रुकना पड़ता था। मेरे पापा और मेरे जो आर्ट के सर हैं वो एक ही क्लास में 10 तक पढ़े थे और एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त भी थे, इसलिए उन्हें कोई समस्या नहीं थी और मुझे 11-12 बजे तक स्कूल में मेले का काम करना होता था। हमें 12 बज गए थे और काम भी काफ़ी बाकी था, इसलिए हमने और देर तक रुकने का सोचा और काम करते रहे। बाकी के सब बच्चे घर जा चुके थे, सिर्फ मेरे सर और मैं ही थे। अब हमें आर्ट रूम से ग्लू की बाल्टी चाहिए थी, इसलिए सर ने मुझे लाने के लिए भेजा। पूरा स्कूल सन्नाटे में पसरा हुआ था और सिर्फ आर्ट रूम ही खुला हुआ था। मैंने ग्लू की बाल्टी उठाई और जैसे ही मैंने वो बाल्टी उठाई तो मैंने देखा कि लेफ़्ट साइड के कॉरिडोर में मुझे एक परछाई नज़र आई, जैसे कि कोई खड़ा है। मुझे लगा कि शायद सर ही होंगे, इसलिए मैंने आवाज़ दी कि सर मैं ये बाल्टी ले ली है, मैं आ रहा हूँ। लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा था और वो परछाई वहीं पर खड़ी हुई मुझे दिखाई दे रही थी। मुझे अब डर लग रहा था और अजीब सा लग रहा था। मैंने वहीं पर खड़े होकर सोचा कि जवाब नहीं आ रहा है, क्या वहाँ सर ही है? अंदर ही अंदर कई सारे सवाल उठ रहे थे और मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए थे। फिर अचानक से खिड़की और दरवाजे ज़ोर ज़ोर से हिलने लगे। अब मुझे इतना पता चल चुका था कि ये कोई इंसान तो नहीं है। मैंने दौड़ लगाई ग्राउंड में। मुझे सर ने ऐसी हालत में देखा तो वो पूछा, क्या हुआ? मैंने बस सर को इतना कहा कि कुछ नहीं हुआ और काम को जारी रखा। अब मुझे वो परछाई हर खिड़की पर मेरी ओर घूरती हुई नज़र आ रही थी। दोस्तों, दरअसल मैं एक ब्राह्मण परिवार से हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत तंत्र भी आता है। पूजा पाठ के साथ मैंने कुछ मंत्र भी पढ़े थे और सीखे थे। मैं एक मंत्र पढ़ने लगा जिससे एक ज़ोर की आवाज़ के साथ खिड़कियाँ टूट गई। सर ने भी नोटिस किया। सर वहीं थोड़ा डर गए, पर उन्हें लगा शायद हवा की वजह से खिड़की आपस में टकराकर टूट गई होगी और कांच के टुकड़े नीचे ज़मीन पर बिखेर गए। हम काम कर ही रहे थे। एक वॉचमैन हमारे पास आया और अजीब सी बातें करने लगा, जैसे रेड पेंट की बाल्टी को देखकर बोल रहा था,
कि बाल्टी में खून है क्या, और इससे भी अजीब अजीब बातें करने लगा। मैं तुरंत समझ गया कि ये छलावा है, और छलावे की सबसे बड़ी पहचान होती है कि वो हकलाता है। इससे समझ में आ ही जाता है, और इसे समझते ही मैंने एक मंत्र और पढ़ना शुरू किया। वो वॉचमैन एक जोर की चीख के साथ कहीं गायब हो गया। अब मैं और सर गाड़ी की ओर भागे, और सर गाड़ी स्टार्ट करने लगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। अब मैंने शुद्धिकरण मंत्र और हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, और ईश्वर की कृपा से गाड़ी स्टार्ट हो गई। सर ने गाड़ी भगाई और गेट के वॉचमैन को सब बताया। वॉचमैन ने कहा कि सर रात में, इसीलिए मैं इस बिल्डिंग की तरफ भी नहीं जाता हूँ। कुछ हैवान या शैतान घूमते हैं, और वो सर से काफ़ी ज़्यादा घबरा कर बात कर रहा था। फिर सर और मुझे तो डर लग ही रहा था, इसीलिए हम जल्दी से वहाँ से निकले। सर ने मुझे घर छोड़ा और अपने घर चले गए। अगले दिन सर को हल्का सा बुखार आया था, इसलिए मैं अपने दादाजी के एक मित्र के साथ उनके पास गया। उन्होंने कुछ झाड़ फूक किया। उसके बाद सर बिल्कुल ठीक हो गए, और मैं भी। लेकिन जब भी हम इस घटना को याद करते हैं, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और इस किस्से के बाद से हम वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुकते थे। अगर किसी काम के लिए रुकना भी पड़ता तो 7-8 बजे तक तो निकल ही जाते। इसी के साथ मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहूँगा कि आप भी स्कूल, कॉलेज जैसी जगहों पर लेट रात तक कभी ना रुको। भगवान की दया से हम बच गए। क्या पता ये साए या ये भूत प्रेत आपको किसी दिन नुकसान ही पहुंचा दे। तो दोस्तों, ये थी अनय जी की कहानी। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी एक आप बीती है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैं आप लोगों को जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे नाना जी के साथ घटी थी। जनवरी का महीना था। हमारे गांव में घना कोहरा था। मेरे नाना जी अपना काम ख़त्म करके अपने घर पर आ रहे थे। तभी उन्हें याद आया कि रास्ते से आते आते उन्हें कुछ सामान भी लेना था, और जहाँ पर वो सामान लेने के लिए गए थे वहाँ उन्हें उनका दोस्त मिला था। इसीलिए नाना जी को बातचीत करते हुए थोड़ा समय लग गया। नाना जी दुकान से उसके बाद सामान लेकर गाड़ी में बैठकर गाड़ी को आगे चलाने लगे। थोड़ा आगे चलते ही नाना जी की गाड़ी बंद पड़ गई। घना सन्नाटा छाया हुआ था, और मेरे नाना जी की गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया था। तब उन्हें दूर से 2 लोग आते हुए दिखाई दिए। मेरे नाना जी ने उन लोगों से मदद मांगी, और जैसे तैसे गाड़ी को धक्का मारकर पेट्रोल पंप तक पहुंच ही गए। काफ़ी देर हो चुकी थी, और मेरे नाना जी को घर जल्दी पहुंचना था। तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं घर जल्दी जाने के लिए जंगल के रास्ते से गाड़ी को ले लूं। फिर मेरे नाना जी पेट्रोल भरा कर जंगल के रास्ते से गाड़ी को आगे बढ़ा दिए। जंगल का रास्ता काफ़ी सुनसान और डरावना था। चारों तरफ पीपल के पेड़ थे। मेरे नाना जी तेज़ रफ्तार से गाड़ी भगा रहे थे। रात के करीब 11 बज रहे थे, और मेरे नाना को थकान की वजह से बहुत नींद भी आ रही थी, इसीलिए उन्हें जल्दी घर पहुंचना था। अचानक मेरे नाना जी को एक औरत दूर खड़ी हुई दिखाई दी। मेरे नाना उस औरत के करीब जाकर ब्रेक मारे। फिर देखे कि वो औरत के पूरे बाल खुले हुए हैं, और वो बीच सड़क पर बैठकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर रो रही थी। ये देखकर मेरे नाना जी हैरान रह गए। उन्हें ऐसा लगा कि शायद इस औरत को कुछ तो मजबूरी होगी, इसीलिए वो इस हालत में इस रास्ते पर बैठी हुई है। फिर मेरे नाना जी गाड़ी से बाहर निकले और उस औरत से उसका नाम पूछा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। बदले में वो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, और सारे जंगल में उस औरत के रोने की आवाज़ गूंज रही थी। मेरे नाना जी ने उससे कहा कि आओ बेटी, मैं तुम्हें
तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। मुझे बता दो तुम कहाँ रहती हो, तुम्हारा घर कहाँ है। अब भी उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया और बस चिल्लाकर रो ही रही थी। मेरे नाना जी ने कहा कि अगर तुम्हारा कोई घर नहीं है तो मेरे साथ मेरे घर पर चलो और सुबह उठकर मैं तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ छोड़ दूँगा। रात में ऐसे जंगल में बैठे रहना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि इस जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर और बुरी आत्माएं भी हैं। ये सुनकर वो औरत झट से खड़ी हो गई और नाना जी के साथ चलने के लिए तैयार हो गई और उठकर चुपचाप किसी अच्छे बच्चे की तरह गाड़ी में पीछे जाकर बैठ गई। दुपट्टे की वजह से उसका चेहरा नाना जी नहीं देख पा रहे थे। मेरे नाना जी ने उसे अपने घर पर लेकर आए। घर पर सारे लोग मेरे नाना जी का ही इंतज़ार कर रहे थे और जैसे ही नाना जी घर पर घुसे, सभी लोगों ने नाना जी से सवाल करना शुरू कर दिया कि कहाँ थे, आज इतना लेट क्यों हुआ। तब मेरे नाना जी ने सारी बात बताई। ये सुनकर सब हैरान हो गए। घर के सारे लोगों को उस औरत पर दया आने लगी और लोगों ने उस औरत से कहा कि कोई बात नहीं, तुम आज यहीं पर रुक जाओ और इसे अपना ही घर समझो। घर के सभी लोग मानो उसे दिलासा दे रहे थे। इसके बावजूद कहीं ना कहीं मेरे नाना जी और नानी जी को उस औरत पर थोड़ा सा शक हो रहा था कि कहीं ये औरत चोर ना हो और रात में सो जाने के बाद ये सभी घर का सामान चोरी कर कर भाग ना जाए। मगर मेरी नानी जी ने उसे कहा कि जाओ रसोई घर से खाना लेकर खा लो और सो जाओ, फिर सुबह उठकर चली जाना। इतना सुनने के बाद में भी उस औरत ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप रसोई घर चले गई। उस औरत ने मेरे नाना जी को भी खाना ला कर दिया और उसने भी प्लेट में खुद खाना लिया। मेरी नानी जी उस औरत को लेकर बहुत परेशान थी। नानी जी ने बहुत कोशिश की उस औरत से उसका नाम जानने की और उसकी शक्ल देखने की, मगर उस औरत ने किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया और मुंह पर दुपट्टा होने की वजह से उसका चेहरा कोई नहीं देख पाया। जब जब मेरी नानी जी उसका चेहरा देखने की कोशिश करती, तब तब वो अपना पल्लू और नीचे कर लेती और चेहरा छुपा लेती। फिर मेरी नानी जी ने उससे कहा कि तुम यहाँ रसोई घर में बैठ के खाना खा लो, मैं थोड़ी देर में काम पूरा करके आती हूँ। नानी जी घर का सारा काम ख़त्म करके फिर ये सोचने लगी कि चलो जाकर उसे एक बार देख लेती हूँ। लेकिन नानी जी को अगले ही पल मन में ये ख्याल आया कि अगर मैं जाऊंगी तो उसे ऐसा नहीं लगे कि मैं उस पर नज़र रख रही हूँ। नानी जी के मन में ये सवाल बार बार उठ रहा था कि उसकी परेशानी की आखिर क्या वजह हो सकती है। इसी सोच की वजह से उन्हें नींद भी नहीं आ रही थी। नानी जी फिर सोचने लगी कि जाकर देख ही लेती हूँ उस औरत को। जब नानी जी रसोई घर पहुंचकर उस औरत को देखने लगी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी और वहीं जमकर वो खड़ी हो गई। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उनकी धड़कनें एकदम रुक सी गई थी। उन्होंने देखा कि वो औरत फ्रिज में से कच्चा गोश्त निकाल कर खा रही थी और पूरे रसोई घर में गोश्त और खून पड़ा हुआ था। वो औरत गोश्त खाने में इतना मगन हो गई थी कि उसके सर से पल्लू गिर गया था। उसके बड़े बड़े बाल और चेहरे पर खून लगा हुआ था। ये देखकर मेरी नानी जी के पसीने छूट गए। उन्होंने कहा कि ऐसा चेहरा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। उस औरत के बड़े बड़े नाखून से भी खून टपक रहा था। गोश्त खाते खाते वो औरत अजीब तरीके की आवाज़ें निकाल रही थी। मेरी नानी जी को अब सब कुछ समझ में आ चुका था कि अब क्या किया जाए। नानी जी ने सोचा कि अगर मैं चिल्ला के घर वालों को आवाज़ दूंगी तो कहीं ये औरत भाग ना जाए या फिर घर वालों को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। अब मेरी नानी जी समझ गई थी कि ये एक सीधी सादी औरत नहीं बल्कि चुड़ैल है। नानी जी बस भगवान को याद कर रही थी। फिर मेरी नानी जी आगे बढ़ने लगी और झट से थाल उठा लिया। नानी जी ने सोच लिया था
कि अगर कोई भी लापरवाही हुई तो अनहोनी हो जाएगी। नानी जी थाल लेकर चूल्हे की तरफ पहुंची और जलता हुआ कोयला थाल में भर लिया और उस चुड़ैल की तरफ जोर से फेंका। आग की जलन की वजह से वो चुड़ैल अजीब तरह से आवाज़ें निकालने लगी और पूरे रसोई घर में दौड़ने लगी। फिर हाथों में गोश्त लेकर वो चुड़ैल नानी जी को पकड़ना चाह रही थी, लेकिन अब सारे लोग रसोई घर में आ चुके थे। ये देखकर चुड़ैल और भी ज़्यादा डर गई। चुड़ैल ने रसोई घर में पड़ा हुआ सारा गोश्त उठाया और जंगल की तरफ भाग निकली। ये देखकर घर के सारे लोग डर कर सहम गए थे, लेकिन सिर्फ मेरी नानी जी ऐसी थी जिसने हिम्मत दिखाई थी और शायद उसी की वजह से वो चुड़ैल हमारे घर से भाग गई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की सभी कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, इनमें से जो भी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो उसे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। और इसी के साथ एक बात मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे एक सब्सक्राइबर भाई है जिनके चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उनका नया चैनल है। आप सभी से निवेदन है कि उनके चैनल को भी ज़रूर सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।